हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं कॉमर्स विद हल्का क्लास, जिसमें अभी आपके बिजनेस के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक के जो 10 ईयर होती है उस 10 ईयर से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट। ठीक है, आपके अकाउंट्स के वेरी शॉर्ट करवाए थे मैंने 30-40 क्वेश्चन। अब ये बिजनेस के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से समझेंगे, फिर इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है नियुक्तिकरण से क्या आशय है। नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग। किसी एक व्यवसाय में सही काम पर सही व्यक्ति को चुनना, उसको ट्रेनिंग देना किसी काम के लिए, वही क्या कहलाता है, नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण भर्ती कह लीजिए, स्टाफिंग कह लीजिए। तो किसी भी व्यवसाय में कार्य के लिए, काम के लिए प्लेसमेंट देना, किसी व्यक्ति को चुनना जो उस काम को सही ढंग से कर सके और अब व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति करवा सके, उसमें उसका सहयोग हो, उसे ही नियुक्तिकरण कहते हैं। नियुक्तिकरण में प्रशिक्षण, विकास, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब स्टाफिंग का मतलब भी यही है, एक लाइन में सही काम के लिए सही व्यक्तियों को नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। सेकंड है भर्ती के आंतरिक स्रोत को अधिक किफायती क्यों माना जाता है। जब भर्ती के आंतरिक स्रोत को अधिक किफायती इसलिए माना जाता है क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट का पैसा बचता है, विज्ञापन संबंधी खर्चे बचते हैं और वो ऑलरेडी आपके ऑफिस में वो काम कर रहे हैं। जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको अलग से प्रशिक्षण का खर्चा बचता है, प्रशिक्षण नहीं देना पड़ता, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना पड़ता, पेपर ऑर्गेनाइज नहीं करना पड़ता, पेपरों के लिए मतलब बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बच जाती हैं और एम्प्लॉय का मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है कि भाई उसके प्रमोशन हो जाता है या एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए इन सब मतलब आपका विज्ञापन का खर्चा बचेगा, ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा और जो भी पेपर फॉर्मेलिटी उसको बाद में आप ट्रेंड कर रहे हो तो या वो सारी चीजें एक्सपेंस आपके बच जाते हैं और जो ऑलरेडी काम आपके यहाँ कर रहे हैं उन्हें ही आप प्रमोशन देते हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसलिए भर्ती के आंतरिक स्रोत को अधिक किफायती माना जाता है। भर्ती दो तरह से होती है, आंतरिक स्रोतों द्वारा और बाह्य स्रोतों द्वारा। ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि भर्ती किन किन स्रोतों द्वारा होती है। तो आंतरिक स्रोत मतलब इंटरनली, जैसे जो ऑलरेडी आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनका प्रमोशन कर देना, उन्हें कहीं ट्रांसफर कर देना, जहाँ एक्स्ट्रा लोग हैं उन्हें उस जगह शिफ्ट कर देना जहाँ पे कम लोगों की मतलब कम की नीड है। ये सारी चीजें आंतरिक हो जाती है, मतलब इंटरनल स्टाफिंग। ठीक है, लेकिन जब आप बाहर से लोगों को विज्ञापन द्वारा, आप तो पहले एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, फिर आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद वो चेक होता है, फिर आप लोगों को बुलाते हैं मेरिट लिस्ट पे या इंटरव्यू बेस पे ही, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उन्हें अपॉइंट किया जाता है। मतलब ये सारी चीजें लंबा प्रोसेस है, तो उसे बोलते हैं बाह्य भर्ती, मतलब बाहरी स्रोतों से भर्ती कराना। ठीक है, इसमें हमें आंतरिक पूछा है तो हम आंतरिक बताएंगे कि प्रशिक्षण का खर्चा बचता है, विज्ञापन, एग्जाम करवाने तक के सारे खर्चे, लागतों में कमी आती है, इसलिए इसे किफायत वर्ड से प्रोनाउंस किया गया है कि ये किफायत होता है। व्यवसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। व्यवसायिक वातावरण, वातावरण का मतलब है हमारे चारों तरफ का आवरण, मतलब हमारे आसपास का एरिया, आवरण, कैसा माहौल है, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी सारी चीजें आती है। अब यहाँ पर पूछा है व्यवसायिक वातावरण, तो व्यवसायिक वातावरण वह वातावरण है जिससे व्यवसाय प्रभावित होती है। जैसे इसके कानूनी वातावरण, मान लीजिए वहाँ कौन से नियम कानून है, जिस हिसाब से आप कहीं पे रेजिडेंशियल एरिया में आप केमिकल फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो ये नियम कानून कानूनी पर्यावरण में आ जाएगा। सामाजिक पर्यावरण में कि किस तरह का वहां पे समाज रह रहा है, उस हिसाब का ही आपका काम चलेगा। जैसे मान लीजिए आप स्कूल के प्रोडक्ट है, स्टेशनरी शॉप, वहां नियरेस्ट बच्चे होने चाहिए, स्कूल होना चाहिए, तब आपका स्टेशनरी शॉप चलेगी। तो ये हो गया सामाजिक। ठीक है, आर्थिक, देश में आर्थिक नीतियां कैसी हैं, ब्याज दर कैसा है, टैक्सेस कैसे हैं, टैक्स की नीति क्या है, ये सारी आर्थिक में आ जाती है। राजनीतिक, सरकार किस तरह की है, वो राजनीतिक वातावरण होता है। तो व्यवसायिक वातावरण वह वातावरण है जिससे व्यवसाय प्रभावित होता है। कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐसे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उपलब्ध 2 छूट लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
1986 और 2019, इसमें उपभोक्ताओं को जो दो छूट है, नंबर 1, आपको अगर डैमेज है, कोई आपने जो वस्तु ली है अगर वो डैमेज है तो उसकी आपको भरपाई हो जाएगी, आपको एक्सचेंज हो गया। अगर आपको कोई चीज पूर्णतः है ऐसी है जिसे आप बिल्कुल ही स्पॉइल है, उसे आप यूज नहीं कर सकते, तो आपको आपके धन की वापसी होगी। ये दो इसमें छूट मिल गया कि आपको आपके चीज के बदले में दूसरी चीज मिल सकती है या आपको धन की वापसी मिल सकता है। ठीक है। उपभोक्ता उत्पादों की पैकेजिंग के दो लाभ। पैकेजिंग के दो लाभ, नंबर 1, धूल मिट्टी या खराब होने से बचाने के लिए पैकिंग का यूज किया जाता है। नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट, इसकी मार्केटिंग अच्छे से हो जाती है। क्यों? क्योंकि पैकेट पे प्रोडक्ट का नेम, उसके अंदर जो भी चीजें रखे मतलब जिनसे वो चीजें मिलकर बनी हुई हैं, वो चीजें, एक लेबल, एक प्रोडक्ट का साइन, सारी चीजें ट्रेडमार्क उस पर रहती हैं। तो इससे क्या फायदा होता है कि आपको पैकेजिंग से चीज खराब भी नहीं होती, वो सेफ एंड रहती है, सिक्योर रहती है, स्पॉइल नहीं होती, और उसके ऊपर लेबल लग जाता है, उसका नाम उस पर लिखा रहता है, उससे उसकी गुडविल में ग्रोथ होती है और मार्केटिंग भी हो जाती है। ठीक। वित्तीय नियोजन के दो उद्देश्य। वित्तीय नियोजन का उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय नियोजन का मतलब है फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब फाइनेंस को कैसे प्लानिंग करना है। तो अपने फाइनेंस का एक रोड मैप बनाना कि मतलब क्या क्या चीजें आपको लेनी है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। जैसे कि मान लीजिए मकान दुकान लेना, एजुकेशन के ऊपर खर्च करना, वही चीज कहलाता है वित्तीय नियोजन। मतलब पैसे का प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग। वो आप लॉन्ग टाइम के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं, मतलब अपने मनी मैनेजमेंट करना, अपने पैसों का रोड मैप तैयार करना कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, किस तरीके से खर्च करना है और कितना खर्च करना है। ये सारी चीजें वित्तीय नियोजन कहलाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है कि भविष्य का विकासशील आधार, मतलब फ्यूचर हमारा अच्छा हो, और मतलब आकस्मिकता, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए उससे बचा जा सके, मतलब रिस्क की कमी हो, मतलब फ्यूचर हमारा बेस्ट होना चाहिए। आप जब आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो आप फ्यूचर को सोचते हुए करोगे, तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा। और सेकंड, आपका जो करंट में कोई सडनली कुछ भी आपके साथ कोई दिक्कत आती है तो उस रिस्क में जोखिम को कम करता है। वित्तीय नियोजन क्या करता है? आपका भविष्य सुरक्षित करता है और जोखिमों को कम करना, ये दो उसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है स्टाफिंग के दो लक्षण। स्टाफिंग फिर से भर्ती हो गया। स्टाफिंग क्या है? सही काम के लिए सही व्यक्तियों को चुनना, एक तो ये हो गया लक्षण, और दूसरा लक्षण क्या हो गया कि आपको ट्रेनिंग देना और विकास आधार, अगर आपको किसी चीज को कोई चीज नहीं आती है तो आपको उस आधार पर ट्रेन करना, ट्रेनिंग देना। ठीक है। आधुनिक समय में नेता का क्या महत्व है? नेता का मतलब क्या होता है? नेता का मतलब होता है वो पर्सन जो आपको गाइड करे, जो आपको लीड करे, इसलिए उसे लीडर कहा जाता है। जो आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको भावनात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से सही ढंग से सही चीजें समझाए, आपको बताए और आपको आगे की तरफ लेकर जाए, दिशा निर्देश दे, जिसका विजन अच्छा हो और आप उसको फॉलो करते हो। तो आधुनिक समय में नेता का महत्व, ये सारी चीजें लिख दोगे आप कि नेता का ये महत्व है कि वो हमें दूरदर्शिता को देखते हुए आगे बढ़ाते हैं, हमें सही चीज गाइड करते हैं और हमारे भविष्य के लिए अच्छा सोचते हैं। ठीक है। दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नियोजन। नियोजन का मतलब अभी हमने यहाँ पढ़ा था वित्तीय नियोजन में, और यहाँ भी पढ़ा था नियोजन। तो नियोजन का मतलब भी प्लानिंग होता है। क्या होता है? प्लानिंग। अब ये दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म, और अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए प्लानिंग करना। दीर्घकालीन में आ जाएगा 5 से 20 साल, 25 साल, मतलब बहुत लंबे समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना। और अल्पकालीन नियोजन का मतलब होता है 1 साल, 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने के लिए प्लानिंग करना। तो इसमें ये नहीं पूछा कि दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन या अल्पकालीन वित्तीय नियोजन, सिर्फ पूछा है दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नियोजन, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए प्लानिंग करना और शॉर्ट टाइम के लिए प्लानिंग करना। मान लीजिए आपने लॉन्ग टाइम के लिए, किसी के पेरेंट्स ने आपके एजुकेशन के लिए LIC ले रखी है या कुछ भी आप करवा रखा है, जिससे कि आपको एक होलसम अमाउंट आफ्टर 12th आपको मिले और आप अच्छे से एजुकेशन ले सके, तो वो क्या हो गया? दीर्घकालीन
नियोजन, कि भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाते हुए कोई प्लान करना। अल्पकालीन नियोजन, जैसे कि आपने वीकली टाइम टेबल बना रखा है किसी चीज का कि मुझे 1 वीक में अपने अकाउंट्स, 1 वीक में अपना बिजनेस स्टडीज इस तरह 3-3 घंटे पढ़ के कंप्लीट करनी है, तो ये हो गया अल्पकालीन नियोजन। मतलब कम समय के लिए जो नियोजन तैयार किया जाता है उसे अल्पकालीन नियोजन कहते हैं। और दीर्घ समय के लिए, लंबे अंतराल के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हैं उसे दीर्घकालीन नियोजन कहते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ना आपके लास्ट वीडियो में था, वो रिपीटेड था। मैं ये 10 ईयर से क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसलिए मैंने ये 9 क्वेश्चंस लिए हैं। और इसको सिर्फ वीडियो देखने से बच्चों आपको नहीं हो पाएगा जब तक आप इसे लिख कर नहीं करेंगे। कोई भी काम जब आप लिख लेते हो ना, तो आपको अच्छे से समझ में आती है वो चीजें कि आपने क्या लिखा है, क्या समझा है। तो ये मैं शॉर्ट वीडियो में बना रही हूँ, मतलब 10 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप इसको जब लिखेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, और आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएंगी। वीडियो को पॉज कर करके चीजों को समझ के फिर इसको लिखिए आप, ठीक है। तो ये 9 के 9 क्वेश्चन जो आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी, उसके बाद कंटिन्यू आपको तैयार करनी है। तो चलिए, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।